बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं बेटे? आज हम बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे और इसमें हम कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया को बेटा डिस्कस करेंगे। आज कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया क्यों ज़रूरी है बेटा? आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे बहुत सारे मटेरियल्स को स्पॉइल कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो ऑब्वियसली हमें उन मटेरियल्स को जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पहुंच से बचाना है। अपने घरों को, इंडस्ट्रीज को, मेडिकल फील्ड्स में हमें बहुत सारी जगह ऐसी मिलती हैं जहां पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देते हैं। तो हमें अपनी इन चीज़ों को इनसे महफूज रखना है। तो वो कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारे फूड डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बहुत सारी डिजीज से हम बच सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को हम अपने बचा सकते हैं। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे मेथड हैं जिसमें नंबर 1 हम फिजिकल मेथड्स डिस्कस करेंगे। उसमें पहला प्रोसेस हमारे पास है जी स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस। फिजिकल मेथड्स में इसमें स्टेरिलाइजेशन के अंदर हम स्टीम, ड्राई हीट, गैस, फिल्ट्रेशन और रेडिएशंस वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकें। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम फिजिकल एजेंट्स को बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन। सो इट्स सच अ प्रोसेस इन विच वी यूज फिजिकल एजेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लाइफ है, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ को हम डिस्ट्रक्ट करते हैं, मारते हैं, खत्म करते हैं ताकि वो हमारी चीजों को डिस्ट्रॉय ना करें, स्पॉइल ना करें। ठीक है जी। तो इसके लिए लेबोरेटरी में हम हाई टेम्परेचर यूज करते हैं, ठीक है ना, माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए। हाई टेम्परेचर जो है इनके एंजाइम सिस्टम को तबाह बर्बाद कर देता है, जिससे इनका मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाता है और ये मर जाते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से फिर ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट इनके लिए ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट के अंदर जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। ड्राई हीट जो है वो इनके केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं जितने भी माइक्रोब्स के अंदर, उनकी ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर देती है, जिससे वो मर जाते हैं। और मॉइस्ट हीट जो है वो इनके अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह मौजूद होती हैं वो कोगुलेट कर देती हैं और ऑब्वियसली वो मर जाते हैं। ठीक है। सेकंड प्रोसेस है जी फिजिकल मेथड में रेडिएशन का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो कहते हैं बिलो 300 नैनोमीटर ये इस्तेमाल की जाती हैं इन ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए, और गैमा रेज आमतौर पे वो इस्तेमाल की जाती हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। देन थर्डली वी हैव फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस सच एज एंटीबायोटिक्स, सीरम, हार्मोन्स एक्सेट्रा, ये जो है वो मेम्ब्रेन फिल्टर्स के जरिए हम इनको फिल्टर कर लेते हैं ताकि वो बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं। देन वी हैव केमिकल मेथड्स। और केमिकल मेथड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, वो 3 टाइप्स के होते हैं: एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स एंड कीमोथेरापेटिक एजेंट्स। तो सबसे पहले एंटीसेप्टिक्स की बात करते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एंटीसेप्टिक्स, ये नंबर 1 एंड एंटीसेप्टिक लिखा हुआ है बेटे पॉइंट। केमिकल सब्सटेंसेस which inhibit the growth of microorganisms in the living tissue are called antiseptics। आपने अक्सर वर्ड सुना होगा एंटीसेप्टिक्स का। तो एंटीसेप्टिक्स वो होते हैं जो एक खास जगह पर जब हम उनको अप्लाई करते हैं तो वहां पर जब खास तौर पर जैसे हमारे वाउंड्स होते हैं, वाउंड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि फिर उस जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हमारे लिविंग टिश्यूज के ऊपर। ठीक है, तो इसको एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। देन वी हैव नंबर 2 डिसइंफेक्टेंट्स। तो डिसइंफेक्टेंट्स क्या है? ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं बेटा जो कि नॉन लिविंग सब्सटेंसेस फ्री एरिया बनाते हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर जब हम इसको अप्लाई करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स को, जैसे हम अपना घर का फर्श है उसको हम डिसइंफेक्टेंट से धो दें तो वहां पर फिर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। ठीक है, हमारे कपड़े हैं, यूटेंसिल्स वगैरह हैं, वहां पर फिर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो है ना वो एक्ट करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। अब लाइक इसमें हैलोजेंस, फिनोल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कोहल एंड फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह शामिल है। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव सेल्स की बेसिकली ग्रोथ जो है वो उसको रोक देते हैं, तो इसलिए बैक्टीरिया वहां पे ग्रो नहीं कर पाता। नंबर 3 है जी कीमोथेरापेटिक एजेंट्स। तो कीमोथेरापेटिक एजेंट्स ये क्या होते हैं? ये डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देते हैं या माइक्रोब्स की लिविंग टिश्यूज के ऊपर जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि दोनों तरह के काम करेंगे ये।
या तो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देंगे या उनकी ग्रोथ होने नहीं देंगे। दोनों तरीके से ये हमारी बॉडी के लिए बेहतर है या हमारे इस एनवायरमेंट के लिए बेहतर हो जाते हैं। तो नेचुरल डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं और बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब्स को रोक देते हैं, जैसे कि सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन वगैरह एंटीबायोटिक्स शामिल हैं इसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव, कहते हैं मोड ऑफ एक्शन जो है केमिकल और फिजिकल एजेंट्स का जो है वो दोनों का ऑब्वियसली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो और इनका जो रिजल्ट है वो भी डिफरेंट होता है। इनके रिजल्ट में क्या आता है कि ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड वगैरह ये इनको मेल फंक्शनिंग कर देते हैं उन माइक्रोब्स की, जिससे वो माइक्रोब मर जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जिसमें दो इफेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है माइक्रोबाइसाइडल इफेक्ट, ये क्या करता है, डायरेक्टली किल द माइक्रोब्स इमीडिएटली। ठीक है, फिर माइक्रोबाइस्टैटिक इफेक्ट है, तो इनहिबिट the reproductive capacities of the cell to control the microbial population size। तो इन दोनों इफेक्ट्स के जरिए माइक्रोब्स को डायरेक्टली मारा जाता है या उनको रोक दिया जाता है कि वो उस जगह पर अपनी ग्रोथ नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं आगे प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस में उसमें क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास। लाइक वी हैव इम्यूनाइजेशन, फॉर एग्जांपल उसमें इम्यूनाइजेशन के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोसेस हमारे पास है, एंटीसेप्सिस प्रोसेस है। तो एंटीसेप्सिस जो है ना, ये ऐसा प्रोसेस है दैट रिड्यूस द चांस ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन के चांस को कम कर देता है। कीमोथेरेपी हमारे पास ट्रीटमेंट है पेशेंट्स का विद केमिकल्स, मेडिसिन देके। और पब्लिक हेल्थ मेयर्स हैं, यानी कि आप लोगों को हाइजेनिक मेयर्स प्रोवाइड करें, उनको बताएं, अवेयरनेस क्रिएट करें कि भाई अपने जो है ना वो वाटर को प्योर रखें, साफ पानी पिएं, सीवेज डिस्पोजेबल अच्छे तरीके से करें, अपने फूड को अच्छे तरीके से और सेफ साइड पर प्रिजर्व करें। ठीक है जी। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन की बात की जाए तो पास्चर का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। 1880 के अंदर पास्चर ने ऐसे बैक्टीरिया आइसोलेट किए जो कि चिकन कॉलरा कॉज करते थे। उन्होंने इसका प्योर कल्चर बनाया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रॉबर्ट कूच के जो टेक्निक्स थी, फंडामेंटल टेक्निक्स थी, वो भी उन्होंने इस्तेमाल की। तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने इनोकुलेट हेल्दी चिकन विद बैक्टीरिया फ्रॉम हिज प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वेटेड फॉर चिकन कॉलरा एंड डेथ ऑफ चिकन। कि उन्होंने जो था ना वो वैक्सीनेशन परफॉर्म की उस चिकन को, और उसमें बाद में उसके जरासीम चिकन कॉलरा के ऐड किए और देखा, ये सोच रहे थे कि ये मर जाएगा चिकन, लेकिन ना वो बीमार हुआ ना वो मरा। इससे उन्होंने देखा कि इसका मतलब है कि उसके अंदर एक खास किस्म की इम्यूनिटी क्रिएट हो गई है। तो क्योंकि उन्होंने, ये एक एक्सीडेंटल प्रोसेस था। अक्सर साइंस के अंदर जो बड़ी बड़ी जो है ना वो डिस्कवरीज हैं, वो बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी डिस्कवरीज एक्सीडेंटली भी प्रोड्यूस हुई हैं। तो इस तरह से जो है ना वो इनोकुलेशन का एक तरीकेकार डिस्कवर हुआ। उन्होंने डिस्कवर किया कि दैट बैक्टीरिया को लूज देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग एंड ग्रोइंग ओल्ड। कि जब वो ओल्ड हो जाते हैं यानी कि वीक हो गए हैं, तो वो वीक बैक्टीरिया जो है ना वो अपनी बीमारियां कॉज करने की जो है ना वो जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो खो देते हैं। तो अगर वही वीक या लेस विरुलेंट बैक्टीरिया को हम किसी ऑर्गेनिज्म में ऐड कर दें, तो ऑर्गेनिज्म या होस्ट बॉडी जो है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जो कि उसका फाइट बैक मैकेनिज्म होता है। तो उस अपने फाइट बैक मैकेनिज्म को जो है ना वो प्रोड्यूस कर लेता है, जगा लेता है, जिससे क्या होता है कि वो उस डिजीज के खिलाफ लड़ने के कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बेसिकली वैक्सीनेशन का नाम दिया जाता है। पास्चर ने यही वैक्सीनेशन का प्रोसेस बहुत सारी डिजीज के अगेंस्ट भी इस्तेमाल किया, जैसे कि एंथ्राक्स जैसी डिजीज है उसके अगेंस्ट भी इस्तेमाल किया। तो वैक्सीन इसका वर्ड सबसे पहले यूज किया गया इसके लिए क्योंकि हमें पता है एडवर्ड जेनर ने वैका यानी कि काऊ पर सबसे पहले ये काम किया था, तो इसलिए उसने इसका नाम वैका से वैक्सीन रखा। ठीक है जी। देन वी हैव, वो कहते हैं जी कि केमिकल दैट इज डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द जर्म एंड प्रोड्यूस रेजिस्टेंस इनटू द एनिमल अगेंस्ट द डिजीज इज कॉल्ड वैक्सीन। कि बेसिकली वैक्सीन है क्या, कि ये उसी डिजीज कॉजिंग एजेंट से हम पावर हासिल करते हैं। ठीक है, कि जब वो डिजीज कॉजिंग एजेंट हेल्दी फॉर्म में नहीं होता, या तो डेड फॉर्म में होता है या वीक फॉर्म में होता है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट
थोड़ा टाइम लेने के बाद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बेटर हो जाता है। ठीक है जी। तो पास्टर ने फिर बहुत सारी बनाई वैक्सीन, लाइक हाइड्रोफोबिया, रैबीज के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई गई। और हाइड्रोफोबिया या रैबीज कैसे होता है? बाय द बाइटिंग ऑफ रैबिड डॉग्स, कैट्स एंड अदर एनिमल्स एटसेट्रा। Pasteur honored Edward Jenner, who vaccinated the boy against smallpox disease in 1796. तो सबसे पहले उन्होंने किया था। एडवर्ड जेनर्स वर्क, ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया है बेटे। तो एडवर्ड जेनर ने जो है ना फाउंड दैट मिल्क मेड हु गॉट काउ पॉक्स फ्रॉम द काउ, दे मिल्क नेवर कॉन्ट्रैक्टेड मच मोर विरुलेंट स्मॉल पॉक्स, कि वो जो लोग वहां से हासिल कर रहे थे, तो उन्होंने उसी काउ के ऊपर जो है ना वो अपने सारे के सारे जो है ना वो एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो उन्होंने उससे एक जेम्स फिप्स नाम का एक बच्चा था, तो उसको उन्होंने जो है ना वो बेसिकली वैक्सीनेट किया और देखा कि उसने डिजीज वो उसके ऊपर प्रोड्यूस नहीं हुई। अब वो कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा फायदा है हमें, ठीक है, लेकिन कई जगहों पे ऐसे होता है कि मिस यूज ऑफ समथिंग इज बैड। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो है वो सारी की सारी मेडिसिन, केमिकल एजेंट्स, केमोथेरापेटिक सब्सटेंसेस जो कि हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको जो है वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर, फिजिशियन के जो है ना वो राय के बगैर इस्तेमाल करें तो हमें बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स like antibiotics are synthesized and secreted by some bacteria such as actinomycetes, group of bacteria and fungi, वो पेनिसिलिन प्रोड्यूस करके देते हैं हमें। लेबोरेटरी मेथड्स के जरिए आज जेनेटिक इंजीनियरिंग का हमारे पास बहुत वास्ट मेथड्स हैं, तो उनके जरिए हम लेबोरेटरी के अंदर जो है वो एंटीबायोटिक्स बहुत भारी मिकदार में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम इसके मिसयूज की तरफ जाएं तो सबसे पहला मिसयूज क्या है जी, कि अगर हम ये ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ड्रग रेजिस्टेंस एबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। कि अगर हम एक एंटीबायोटिक ज्यादा जो है ना वो हैवी यूज कर लें, तो कल को अगर हम लो जो है ना वो डिग्री की यूज करेंगे तो वो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है किसी किस्म का फिर रिएक्शन शो नहीं करेगी। मिसयूज अगर करें तो उससे ऑब्वियसली उस ऑर्गेनिज्म के लिए वो फैटल साबित हो सकता है, उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है, और बहुत सारे दूसरे रिएक्शंस भी हो सकते हैं। लाइक अगर पेनिसिलिन का आप गलत इस्तेमाल करें तो आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, और उस एलर्जी की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है अगर आप ज्यादा इस्तेमाल कर लें तो वो आपकी ऑडिटरी नर्व को डैमेज कर देती है और आप में डेफनेस क्रिएट हो जाएगी, आपको सुनना बंद हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके जो टीथ हैं, ठीक है, टीथ की डिसकलरेशन हो जाती है। खासतौर पे बच्चों में अगर आप ये टेट्रासाइक्लिन ज्यादा इस्तेमाल कर लें ड्यू टू सम डिजीज, तो उससे आपके जो टीथ हैं उनकी डिसकलरेशन हो जाती है। मींस के फिर पूरी जिंदगी वो टीथ वाइट नहीं होते, वो लाइक ऑफ वाइट टाइप के कलर में वो हमेशा मौजूद रहते हैं। ठीक है जी। तो प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, सबसे पहली बात क्या है बेटा, फिजिशियन की के मशवरे के बगैर इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हम लोग बड़ा लैक करते हैं और बड़ी अलगर्जी जो है ना वो हम बरतते हैं इसमें, कि एंटीबायोटिक्स अगर फिजिशियन ने आपको ये कहा है कि आपने दिन में एक दफा एंटीबायोटिक एक इस्तेमाल करनी है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स होप कि आप 11 बजे, दिन में 11 बजे आपने एक एंटीबायोटिक ली है, तो बेटा अगले दिन भी आप 11 बजे ही इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि आज आपने 11 बजे यूज कर ली है, कल को आपने दिन में याद नहीं रहा, रात को 11 बजे यूज कर ली, अगले दिन फिर आपने सुबह 11 बजे यूज कर ली, तो ये नहीं, एक रेगुलर इंटरवल चाहिए। ठीक है, और इसी तरह रेगुलर इंटरवल के साथ साथ कोर्स कंप्लीट करना। चाहे आप 2 मेडिसिन आपने 2 डोज ली, अक्सर हमारे घरों में ये होता है, लो जी 2 गोलियां खाई, डोज ली और कहा जी मैं तो अब ठीक हो गया हूँ। ठीक है, खासतौर पर फीमेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम चलती है जी, 2 मेडिसिन की डोज ली है एंटीबायोटिक की, उन्होंने कहा जी मैं तो अब ठीक हो गई हूँ, बाकी वो नहीं खाएंगी। तो इस तरह डिजीज आप पर ज्यादा जो है ना वो मजबूत तरीके से और ज्यादा हिलेरियस वे में आप पे दोबारा अटैक करेगी। तो आपने जब भी एंटीबायोटिक यूज करनी है, अगर आपको फिजिशियन कह रहा है कि 3 दिन के लिए यूज करनी है, चाहे आप पहले दिन के बाद ठीक हो गए, आपने 3 दिन पूरे यूज करनी है, क्योंकि इसका एक कंप्लीट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है।
जो आपने करना ही करना है। ठीक है जी। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का बेटा ख्याल रखिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जो इसका लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 9, उसके साथ हाजिर होंगे बेटे। अल्लाह हाफिज।